नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में हम आप लोग को जून से लेकर आपको मार्च तक, जून टू मार्च 2022 के बीच में जो भी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर रहे हैं उसको हम बताएंगे। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जो परीक्षार्थी होते हैं उन लोग के साथ कि इकोनॉमिक्स में अधिकांश डाटा जो होते हैं उलझन पैदा करते हैं कि कौन सा डाटा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें, बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग को उलझन समाप्त हो जाएगा। आप लोग को हम वही डाटा बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब बहुत ऐसे फालतू डाटा है उसको हम स्किप करने वाले हैं, आप लोग देखिए और मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। चलिए ओके। पहला जो करंट अफेयर है ये आपको हम शुरू किए हैं जून से 2021 से शुरू होगा और धीरे 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 करके मार्च तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, रुकिए उल्टा चला जाता है, वीडियो उल्टा बनाते हैं। मार्च से फरवरी, फिर दिसंबर, इस तरह का। चलिए तो मार्च सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर फरवरी 2022, फिर जनवरी, ऐसे करके पीछे चला जाएगा। इससे जो फालतू बाद में करंट पे दोहराया गया होगा उस सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे संरक्षण होता है, रिपोर्ट होता है, सब रिपीट होते रहते हैं, तो इसी को पढ़ा जाए। ठीक, तो सबसे पहला जो न्यूज है आप लोगों के लिए वो क्या है, इसमें देखते हैं कि 2021-22 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान, जीडीपी में 9.2% वृद्धि अनुमानित। देखिए ये जो न्यूज है आप लोग के लिए, मेरा राय मानिए कि फालतू न्यूज है, छोड़िए इसको। ठीक है, हाँ इतना याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो एनएसओ का फुल क्या होता है, राष्ट्रीय संख्यांकी कार्यालय। बस इसको छोड़िए दीजिए न्यूज को, आगे हम बता देंगे क्या इसमें पढ़ना है, अभी इसको छोड़ के चलिए। ठीक, रिपोर्ट बराबर याद रहते हैं, आपके काम का ही नहीं है, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, इतना हम बता दिए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। चलिए आगे आते हैं। अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 49.66% और आयात में 68.91% की वृद्धि, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट। ये भी न्यूज जो है आपको एग्जाम के व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, वार्षिक रिपोर्ट पढ़िए, जो आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बाद में रिपोर्ट जारी किया जाता है जो हमको लगता है कि जून के करंट अफेयर मिलते हैं। ठीक है, तो इस बार बजट वाला इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण वाला पेपर में इसको देख सकते हैं, क्योंकि 6 महीने का ही रिपोर्ट रहेगा, अप्रैल से दिसंबर। अब जून का पीडी आएगा तब तक आपका एग्जाम बीपीसी वाला बीत जाएगा। ठीक है, कहीं क्वेश्चन पूछ दिए तो बजट इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ के जाइए, या जून 2021 वाला पीडी में रिपोर्ट दिया है उसको पढ़ लीजिए, लेकिन ये नहीं, ये आधा अधूरा ज्ञान है, इसको मत पढ़िए। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे आप लोग के लिए काम का चीज होगा, सितंबर 2021 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण भार, वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट। ठीक है, ये भी ताजा रिपोर्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रफली याद रखिए 593, ये अब 630 हो गया लगभग। ठीक है, इसको हटा 593 याद रखिए। ये भी अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि पुराना रिपोर्ट है, लगता है बहुत पुराना रिपोर्ट ही है, इसको पीडी में दे दिया है माध्यमिक वर्ष में। हाँ, यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है, हम एक चीज दिखाते हैं, वो वाला चीज। एक मिनट, यहाँ ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए नहीं कुछ है इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जो है न्यूज लिस्ट है, जो न्यूज आप लोग को देखना चाहिए। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर आपको 5.59% है। देखिए ये आपको मंथली जारी होते हैं,
नहीं पूछा जाता जल्दी एग्जाम में कोई। इसको भी नहीं पढ़ना है हम लोग को, इसको भी नहीं पढ़ना है। हम नहीं कहते, मेरा अनुभव कहता है। पढ़ना क्या है बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है, ये देखिए भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये याद रखिएगा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। ये आपको एक बात पता चला, याद रखिएगा कौन जारी करता है, तो आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी खुदरा मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो आधार वर्ष क्या होता है, 2011-12 होता है, ये 11-12 होते हैं। इतना आपको यहाँ से पता कर लेना है, ठीक। और क्या याद करना है आपको बताते हैं, एक मिनट, इतना याद करके जाना है, इससे ज्यादा आप लोग को याद नहीं करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आधार वर्ष बता दिए क्या है, तो 2011-12 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना हेतु वस्तु और सेवा के मूल्य संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड स्टाफ द्वारा 1114 चुनिंदा शहर बाजारों और 1181 गांव से संग्रहित किया जाता है। ये याद रखिएगा रफली, ये कितना शहर से इकट्ठा किया जाता है, तो 1114, गांव कितना, तो 1181, रफली याद रखिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, ठीक। चलिए ये इतना हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, कितना है वो मत याद रखिए, ठीक है। कौन जारी करता है, आधार वर्ष क्या है, कितने वस्तु को इसमें शामिल किया जाता है, ये बात याद रखिए। और कितने दिन पर जारी किया जाता है, तो मंथली जारी किया जाता है, ठीक है। अब मंथली जारी किया जाता है तो आपको पता ही है क्या याद रखना है कि नहीं रखना है, आप खुद सोचिए। अब आते हैं यहाँ पे जो न्यूज है, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतिम दर दिसंबर 2021 में 13.56%। ये भी आपको याद नहीं रखना है, ये भी मंथली ही है। आप लोग को इसमें याद क्या करना है हम बताते हैं, ठीक। तो इसमें आप लोग को याद करना है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, कि इसको जारी कौन करता है। तो यहाँ देखिए थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कौन जारी करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। याद रखिए वहां पे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यहाँ पे उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग उसका एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मंत्रालय याद रखिएगा, मंत्रालय आप प्लस और कुछ मेहनत करना चाहे तो ये डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। प्रतिमाह भी जारी किया जाता है। आधार वर्ष क्या है, इसका भी आपको आधार वर्ष है 1/2011, ठीक है। इतना आप लोग यहाँ से याद करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आधार वर्ष दिया गया है, ठीक है। कितने उत्पाद को रखा जाता है, तो देखिए कितने उत्पाद को रखा जाता है इसमें, तो इसमें आपको 697 उत्पादों को शामिल किया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब 3 प्रकार के इसमें वस्तु को शामिल किया जाता है, प्राथमिक उत्पाद, ठीक। उसके बाद आपको फ्यूल एंड पावर, और आपको विनिर्मित उत्पाद। तो सबका भ्रांश कितना याद रखिएगा, तो आपको प्राइमरी उत्पाद 22.6% है, फ्यूल और पावर 13.2% है, और शेष विनिर्मित उत्पाद 64.2% है। सब मतलब आपको 697 में वस्तु में ये सब परसेंटेज है कि किसका कितना अनुपात रहता है। तो सबसे अधिक किस टाइप की वस्तु को इसमें शामिल किया जाता है, तब विनिर्मित उत्पाद 64.2%, और सबसे कम फ्यूल एंड पावर को। बस इतना याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हर माह आएगा, हर माह आएगा पीडी में भी, लेकिन आपको याद कितना करना है, इतना ही करना है, एक ही चीज याद करना है, बार बार याद करना है, ठीक है। चलिए हाँ, वार्षिक मुद्रास्फीति चाहे वो खुदरा हो थोक हो, उसको याद किया जाता है, तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण बजट में मिल जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। दिसंबर 2021 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, किसके लिए, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए,
ये भी अलग है। इसका आधार पर जो होता है आपको 86-87 होता है, 86-87 होता है। यहाँ से इतना ही याद कीजिएगा, उससे ज्यादा कुछ याद करने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, कौन जारी करता है यहाँ भी आप याद कर लीजिएगा। तो आपको ये जो है जारी करने वाला जो संस्था है वो लेबर ब्यूरो है। लेबर ब्यूरो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन लेबर ब्यूरो के द्वारा एक कृषि और ग्रामीण श्रमिकों का मुद्रास्फीति के बारे में सूचकांक जो है जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो लेबर ब्यूरो के द्वारा। इतना पर लोग याद रख सकते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। इसका आधार वर्ष क्या है? अभी हाल ही में 2020 में बदला गया है, ठीक है। क्या आधार वर्ष है इसका? तो इसका आधार वर्ष क्या है? तो 2016 है। यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक। 4 टाइप के रिपोर्ट बताए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और आपको क्या कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया। उसके बाद आपको थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 11/12, ठीक है। कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक आधार वर्ष 1986, और यहाँ पे आपको है उपभोक्ता श्रमिक, उनका आधार वर्ष 2016 है, ठीक। ये भी जारी किया जाता है किसके द्वारा? प्रत्येक माह आपको लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, लेबर ब्यूरो के द्वारा। बस इतना ही यहाँ से याद रखिएगा, बाकी सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, दिसंबर 2021 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना हो गया है? 633.6 अरब डॉलर। ये बदलते रहते हैं, ठीक। इतना इसके पीछे मत भागिएगा। 633 लगभग 650 करोड़ रुपए याद रखिए। अरब डॉलर, सॉरी करोड़ रुपए का अरब डॉलर याद रखिए। ये आपको मुद्रा कोष है जो विश्व में भारत का कितना स्थान है आपको? चौथा स्थान है। कौन है? चौथा, ठीक। कौन स्थान है? चौथा। आगे बता देंगे। चौथा स्थान है विदेशी मुद्रा आरक्षित मुद्रा कोष के मामले में भारत का स्थान कौन है? चौथा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिए, श्रवण को शामिल किया जाता है, विदेशी आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि, ठीक। और ये आपको विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, ये चारों को इसमें शामिल किया जाता है भारत के आरक्षित मुद्रा कोष में। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, विदेशी मुद्रा कोष सबसे अधिक है, ठीक है। और ये जो है आपको IMF की मुद्रा है, IMF की मुद्रा है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए इतना बात यहाँ से याद रखिएगा कि विदेशी मुद्रा आरक्षित कोष में इस चार को शामिल किया जाता है। अभी कितना है भारत के पास? तो 600 आपको 33.614 है। इतना याद रखिए। आपका से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूछेगा तो यही चार पूछेगा। जब निम्न में से भारतीय आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में शामिल किसको नहीं किया जाता है, ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको छाटना होगा। इतना याद रखिए। उसके बाद हम आते हैं, हाँ, भारत का कितना स्थान है इसमें? चौथा स्थान। प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान में चीन है, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021 और 22 में स्वच्छ वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। देखिए, ये लोग का काम है बार बार रिपोर्ट करना, हम लोग का काम है बार बार रटना नहीं, नहीं है काम। हम क्या याद करेंगे यहाँ से? तो देखिए, कौन रिपोर्ट जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। कौन विभाग इसको जारी किया है? तो यहाँ पे आइएगा, देखिएगा आप, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या याद करना है। आप लोगों को क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। यह जो रिपोर्ट जारी किया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जो रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग। बस इतना ही याद रखिए, इतना ही याद रखिए, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। यहाँ से कितना प्रतिशत वृद्धि रहेगा, क्या रहेगा, उस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। जितना हम बोल देंगे उतना ही याद करके आप लोग को जाना है। यहाँ से ये चीज याद रखिएगा, अंगटांग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, ठीक। बस हो गया, उससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे एक और न्यूज है जो क्या है,
यहाँ पे न्यूज जो है आप लोग के लिए है, वो है विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP 1 जनवरी 2000 आपको 22 से प्रभावी है। 1 जनवरी 2022 से प्रभावित है। इसमें देखिए इसमें कितने देश शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम के पार्ट रह सकते हैं, चाहे आप 3-4 एग्जाम दीजिएगा उसमें एक आध एग्जाम में पूछ देगा। तो सबसे पहले आप लोग को याद करना है कि रिसेप का फुल फॉर्म होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं? तब 15 मेंबर हैं। ठीक है, 10 आसियान सदस्य हैं जिनका नाम आप लोग जानते होइएगा, संभव तो नहीं जानते होइएगा, याद कर लीजिए। और 5 जो है आपको अन्य देश है। अन्य देश में देखिए कौन कौन है। अन्य देश में चीन है, ठीक है, उसके अलावा आपको जापान है, ठीक, और आपको दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया है, ये तीनों देश पड़ोसी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा 2 अन्य जो देश है वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश हैं 10+5 में। क्या भारत इसका अंग था या है, रहेगा कि नहीं? तो देखिए रहेगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन था। पहले क्या था, लेकिन 2019 में भारत के द्वारा इससे अलग हो गया। ठीक, जब भारत था तो इसमें 16 सदस्य थे, भारत निकल गया तो -1 हो गया, कुल 15 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? 15 सदस्य हो गए। ठीक, कितने सदस्य हो गए? अब 15 सदस्य हो गए। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे इतने चीज समझा दिए। अब देखिए रिसेप हो गया, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। कब से प्रभावी है? 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, अब इसका स्थापना कंबोडिया 2012 के सम्मेलन में किया गया था। तो उतना डीप से जाना नहीं है, उतना डीप से नहीं है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता यह है। विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इतना आप लोग याद यहाँ से रखिए, आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। 1 मिनट, ये हो गया। बस देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कितने जीडीपी में हिस्सा रखता है? तो विश्व के कुल 30.5% जीडीपी में हिस्सा रखता है। उसका दूसरा स्थान आता है यूएसएमसीए का। यूएसएमसीए का उसका 28% है। यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका इसमें आता है, मेक्सिको, कनाडा, ये 3 देश इसके अंतर्गत आता है, जिसका पूर्व नाम नाफटा था। क्या नाम था? नाफटा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इस सब से न्यूज से मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है। इस न्यूज में क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट। वैश्विक जीडीपी में 2020 में 3.4% कृषि करोड़, 2021 में वृद्धि 5.5% रहने का विश्व बैंक का अनुमान। ठीक है, भारत में यह वृद्धि आपको 8.3% रहने का विश्व बैंक का अनुमान। तो इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको याद क्या करना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक। बस हो गया, अभी भी यही है, इतना ही याद रखिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, चलिए इससे आपको कोई मतलब हर बार रिपोर्ट जारी करेगा सब, हर बार आपको याद नहीं करना है, डाटा में फंस कर रह जाइएगा। ठीक, अब आइए 2021 के पश्चात 2022 में भी भारत स्वच्छ आर्थिक वृद्धि वाला देश होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। देखिए इतना ही दूर में 3 कोष संस्था का रिपोर्ट मिला। किसका किसका याद रखिएगा, याद रखना है, किसका रखना है? आर्थिक सर्वेक्षण में बजट में जो दिए जाते हैं उसी को याद रखना है। ठीक, बस दूसरा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या याद रखिए, यहाँ पे याद रखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो IMF। ठीक है, और एशिया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो एशियाई बैंक। हो गया, बस निकल गए हम यहाँ से, काम खत्म मेरा। यहाँ पे आते हैं, हो गया। 1 मिनट, उतना याद करना है यहाँ से। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपको
बैंकों पर से एनपीए का बोझ घटाने के लिए बैड बैंक की शुरुआत। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं, समझे हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। एनपीए, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, मतलब बैंक का ऐसा पूंजी जो 90 दिनों तक कर्जदाता के द्वारा न ही ब्याज चुकाई गई है, न इसके किस्त चुकाए गए हैं, तो ऐसे पूंजी को बैंक क्या करता है? एनपीए घोषित कर देता है, मतलब ये डूबने वाला है। ठीक, अब इसको असूली के लिए सरकार ने एक बैंक बनाया है जिसका नाम क्या है? बैड बैंक। बैड बैंक क्यों? क्योंकि बुरी पूंजी जो अब उभर निकल के आने वाली नहीं है, उसको इस बैंक में रख दिया जाएगा। ये बैंक आपको जाएगा कंपनी से वसूली करेगा। ठीक, चाहे उस कंपनी की संपत्ति बेचना पड़े, जैसे भी वसूली करे ये करेगा अपना। ठीक, ये जो एनपीए है, ये एनपीए जो है बैंक का एनपीए, जो मान लीजिए एसबीआई का एनपीए, तो ये क्या करेगा? बैंड बैंक इसको खरीद लेगा। अब बैंक के पास इस पैसे के बदले वैसा पैसा चला गया जो अब उसके हाथ में है, लोन दे सकता है। तो इस तरह से बैंक का क्या होगा? एनपीए कम हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? चलिए, तो यही है बैड बैंक, याद रखिएगा। तो डूबते हुए कर्जों के संकट से उलझे बैंकों के इस संकट से निपटने के लिए स्थापित किए गए नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित इंडियन डेट रिसोल्यूशन कंपनी लिमिटेड को अपने कामकाज से संबंधित सभी मंजूरियां रिजर्व बैंक से प्राप्त होगी। मतलब ये जो है, यही बैड बैंक है, इसी का नाम बैड बैंक है। ठीक है, ये सब ऋण वसूली के लिए ही बनाई गई थी कंपनी, एनपीए की समस्या को कम करने के लिए। ठीक है, एनपीए की समस्या से जुड़ा हुआ है बेसेल मानक। क्या जुड़ा हुआ है? बेसेल मानक। ठीक है, इसके 3 है, बेसेल 1, 2 और 3। ठीक, ये क्या चीज से? तो एनपीए से। याद रखिए, क्या चीज से जुड़ा हुआ है? एनपीए से। यह बोलता है कि अच्छे से बैंक का संचालन करना था, कितना प्रतिशत तक एनपीए होना चाहिए, इसे बात बोलता है। तो गहराई में नहीं जानते हुए बस याद रखिए कि बेसल मानक क्या है। तो आपको बैंक से संबंधित है। क्या चीज संबंधित है? बैंक से। बैंक में क्या चीज से? तो एनपीए से। बैंक, बैड बैंक कैसे संबंधित है? संबंधित है तो एनपीए की वसूली से। बस इतना ही आप लोग याद रखिए, आपका काम यहाँ से चल जाएगा। चलिए, दूसरा कुछ देखते हैं। नहीं दिख रहा है कुछ और आपके लिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ। 69 वर्ष पश्चात एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व पुनः टाटा समूह के झोली में चला गया। मतलब एयर इंडिया की नीलामी हुई है अभी हाल ही में, उसको कौन खरीद लिया है? टाटा फिर से खरीद लिया है। ठीक, 69 वर्षों के बाद पुनः घर वापसी हुई है, टाटा के द्वारा से बात बोला गया था। समझे? इतना ही याद रखना है यहाँ से, दूसरा कुछ याद नहीं रखना है। 1932 ईस्वी में जो है टाटा की जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस नाम से की थी इसकी कंपनी की स्थापना। उसके बाद भारत सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था, फिर वापस चला गया आपको टाटा के हाथ में। चलिए, यहाँ पे क्या है? बीते वर्ष 2021 में भारत में स्वर्ण की खपत में 78.6% की वृद्धि, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, यहाँ पे ये लोकसभा और विधानसभा के, ये दूसरे पेज का न्यूज है। हाँ, देख लीजिए। मान लीजिए कभी हम वैसे बताइए करेंगे, लोकसभा और विधानसभा के नहीं, छोड़ दीजिए, दूसरा इकोनॉमिक्स घटनाक्रम का न्यूज है ही नहीं। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ नहीं है, इकोनॉमिक्स घटनाक्रम का न्यूज नहीं है। इतना आपको था मार्च के पीडी से। ठीक, मार्च के पीडी से इतना था। अब आते हैं हम लोग फरवरी के पीडी में। फरवरी के पीडी में आते हैं हम लोग। चलिए, फरवरी के पीडी में क्या है? वहीं आपको 2021-22 की 5वीं मौद्रिक नीति में भी रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। ये भी थी 2 महीना पर जारी होते हैं। तो इसका आप लोग के एग्जाम के लिए, हाँ, शब्दवाली जो है ये वाला आर्थिक शब्दवाली है, तो इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा। रेपो दर क्या होते हैं, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, एमएसएफ की दर क्या होता है, नगद आरक्षण अनुपात क्या होता है, सांविधिक तरलता अनुपात क्या है। तो ये आपको इकोनॉमिक्स की टर्म है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए इसको देख लीजिएगा। नहीं पता है तो यूट्यूब से कहीं वीडियो से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा उसको अच्छे से। बस, जो करंट अफेयर में उसमें कोई काम का चीज नहीं रहता है। हाँ, यहाँ पे आपके काम का चीज है
कि प्रधानमंत्री आवास योजना मार्च 2024 तक जारी रखने का सरकार का निर्णय है। पहले इसका लक्ष्य था कि 2022 तक हम लोग खत्म कर देंगे, सबको घर देकर, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 24 तक। तो बस इतना ही याद रखिएगा। इसके तहत क्या किया जाना है कि सभी नागरिकों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पहले 2022 तक था, अब 2024 तक हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके लिए क्या है? यहाँ क्या है? भारत के स्वतंत्र एवं तरजीही व्यापार समझौते, इससे कोई मतलब आपको नहीं है, ये आपके काम का नहीं है। हाल ही के वर्षों में भारत में विदेशी निवेश, रिजर्व बैंक के आंकड़े, ठीक है, रिजर्व बैंक विदेशी निवेश समेत आंकड़ा जारी किया है। फॉरेन विदेशी निवेश दो टाइप के होते हैं, एक पोर्टफोलियो निवेश होता है, एक एफडीआई होता है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इतना बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना इतना हो गया है। चलिए यहाँ क्या न्यूज है? यहाँ पे लघु बचत पर ब्याज दरें अपरिवर्तित, ये भी आपके काम का नहीं है, नहीं पूछेगा। याद रखना है तो याद रखिए, लोग बताते हैं क्या याद रखिएगा इसमें से। हाँ, ये किसान विकास पत्र पर कितना ब्याज मिलता है, अभी बार बार चेंज होते रहते हैं, काहला पड़िएगा, छोड़िए इसको। चलिए हाँ, ये सब याद रखिएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, ठीक, सुकन्या समृद्धि योजना, या 5 वर्षीय समाधि जमा योजना, 3 वर्षीय, 2 वर्षीय, ये सब क्या है? तो लघु बचत है। क्या है? लघु बचत, छोटे छोटे बचत है, ज्यादा पैसे इसमें जमा नहीं किया जाता है, कम कम पैसा जमा किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 2021-22 की दूसरी तिमाही में भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा, रिजर्व बैंक के आंकड़े। अब देखिए दूसरी तिमाही है, तिमाही रिपोर्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, तिमाही रिपोर्ट नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में जाएंगे डायरेक्ट हम देख लेंगे वार्षिक चालू खाते घाटे कितने हैं, ठीक है, भुगतान संतुलन, असंतुलन कितना है, ये सब देख लेंगे किस चीज में? इकोनॉमिक सर्वे में। यहाँ पे सब का काम कोई नहीं है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र की मंजूरी। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उसमें केंद्र को मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे? यहाँ से इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कि दो नदी को जोड़ा जा रहा है। कौन कौन नदी? तो केन और बेतवा, ठीक है। इसके लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हो गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दाऊधन में बांध का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जो क्या नाम होगा? लोअर उर परियोजना, और कोठा बैरेज और बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना नाम होगा। ये नदी अब बनेगा। देखिए इसमें क्या होगा, केन नदी की पानी जो है वो आपको बेतवा नदी में लाकर डाला जाएगा, मतलब नहर के जरिए जोड़ दिया जाएगा, केन का पानी बेतवा में आएगा, ठीक। और ये दोनों जो नदी है वो आपको किसकी सहायक नदी है, आपको पता है? पता नहीं है तो पता कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ हो गया। चलिए, मसालों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि, मसालों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि, इसका भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। जो आपके लिए है उसको हम बता देते हैं। एक मिनट, मसाला तो नहीं चाहिए हमको उस टाइप का, नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण वैसे मिल जाता है, वैसे दे दिया है तो एक मिनट दोहरा लीजिए आप भी, कि भारत के कृषिगत उत्पादों के निर्यात में समुद्री उत्पाद, गैर बासमती चावल और बासमती चावल के पश्चात मसाला चौथे स्थान पर आता है। मतलब प्रथम स्थान पर कौन आता है कृषिगत निर्यात में? तो प्रथम स्थान पे आते हैं समुद्री उत्पाद। सबसे अधिक मतलब भारत से क्या जाता है? समुद्री उत्पाद, कृषि संबंधित वस्तु, इन्हीं की टोटल में, ठीक। चलिए, पीएम किसान सम्मान योजना की 10वीं किस्त जारी हो गई। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि 6,000 रुपये मिलता है 3 किस्त में, 2-2 हजार रुपये करके साल में, ठीक है। ये आपको योजना 2018 दिसंबर 2018 में आया था। नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, इस योजना का नाम है, ठीक। जो आपको किसान लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। एक कंडीशन यहाँ पे है, पीडीएफ हम ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। समोतो पीडीएफ लेके बैठ के आप लोग भी मेरे साथ हाईलाइट करके वीडियो बना के पढ़ रहे होंगे, तब जाके इसका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए पहले हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं तब वीडियो बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग टोटल हाईलाइट कर लीजिए और याद कर लीजिए।
मेंस में भी काम आएगा, पीटी में भी काम आएगा। वो साइन करते होंगे, मान लीजिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को पीडीएफ पर देते हैं, तो आप लोग पीडीएफ क्या करिए, निकलवा लीजिए प्रिंट आउट से, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए और जो जो हाईलाइट बताते हैं उसको हाईलाइट करके वीवीआई कीजिए, और जो नहीं बताते हैं उसको काट दीजिए, जो बोलते हैं नहीं याद करना उसको काट दीजिए। इस तरह से आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। वीडियो देखने से तभी आप अधिकतम फायदा उठा पाइएगा और एग्जाम में क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपको, अप्रैल दिसंबर 2021 में देश के वस्तुगत निर्यात लगभग 300 अरब डॉलर। ये भी कोई आवश्यकता नहीं है, बोल दिए ना, थी आपको आवश्यकता है, वार्षिक रिपोर्ट चाहिए हमको। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखेंगे, ठीक, तो इसका हमको कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पे आइए, नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए क्या है, खोपरा जो है नारियल को कहते हैं, तो खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, एमएसपी में वृद्धि की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है। कितना की गई उसको हम देखते हैं, एक मिनट। चलिए देखिए, यहाँ पे पेज थोड़ा उल्टा है, एडजस्ट कीजिएगा। अब सीधा कैसे होगा हमको नहीं पता है, सीधा हम देख लेते हैं। तो खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है, तो वही जारी करता है जो अन्य वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। कौन, तो आपको सीएसीपी के द्वारा उसको जारी किया जाता है। ठीक, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक, इसके द्वारा जारी किया जाता है। कितना है मत याद रखिए, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक, उससे आपको मतलब नहीं है। अब देखिए, नारियल जो है, नारियल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में देखिएगा तो भारत का क्या है, प्रथम स्थान। यही बात यहाँ पे आपको दिया है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको मार्च और फरवरी दोनों का करंट अफेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिसंबर, जनवरी और मतलब पॉसिबल हो आधा घंटे से ऊपर का वीडियो हम जल्दी बनाते नहीं है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाइएगा, तो आपको 2-2 मंथ करके 12 मंथ कवर कर देंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।